हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बीट्स के बारे में। व्हाट आर द बीट्स एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स, देयर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस। क्लियर है? तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बीट्स क्या है? देखिए, व्हेन द टू वेव्स ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, जब ऐसी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट सेम है, एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम नहीं है बट नियरली सेम है, एंड दे आर ट्रेवलिंग अलोंग द सेम लाइन, वो सेम लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रही हैं, तो क्या होगा? हमारे पास एक रेगुलर राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी हमें ऑब्जर्व होगा। जो साउंड वेव है, मान लीजिए दो साउंड वेव हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है नियर अबाउट, तो क्या होगा? उनकी फ्रीक्वेंसी में रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑब्जर्व होगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बीट्स। क्या बोलेंगे बेटा इस प्रोसेस को हम? बीट्स। अगर वन राइज एंड वन फॉल हो इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, देन इट इज कॉल्ड बीट। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को बोला बीट्स। जो एक राइज और एक फॉल हुआ इंटेंसिटी में, उस वन राइज एंड वन फॉल को बोला जाता है बीट। तो देखिए जरा इसको हम यहां पर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं एक बार बीट्स की। हमारे पास मान लीजिए यहां पर दो वेव हैं। ये एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज 9 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 11 हर्ट्ज। देखिए वन, यहां से वन वेव, 2 3 4 5 6, टोटल यहां पर ये 9 वेव्स हैं और यहां पर है 11। इसकी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है इस वेव की पूरी 9 हर्ट्ज, यहां पर है फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज। यानी ठीक है बेटा, तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एक सेकंड में 9 बार हो रही हैं, इसमें एक सेकंड में 11 बार। तो 9 और 11 नियर अबाउट सेम है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्लियर है? तो ये जब दोनों एक दूसरे पर सुपर इंपोज करेंगी तो इनके सुपर इंपोज होने से हमें कुछ इस तरह की वेव मिलेगी। देखिए जरा यहां पर, एक बार इनकी इंटेंसिटी में राइज, फिर इंटेंसिटी फॉल, फिर इंटेंसिटी राइज करती है, फिर फॉल, इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें रेगुलर इंक्रीज और रेगुलर डिक्रीज हो रहा है लगातार इंटेंसिटी में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा बीट्स। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बीट्स। क्लियर है? तो इसको आपने वीडियो को पॉज करके बीच में नोट कर लेना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बीट्स। क्लियर है बेटा? तो जब ये दोनों वेव हैं, नियर अबाउट सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज किया इन्होंने, तो सुपर इंपोज होने से हमें क्या मिल गई बेटा? एक नई वेव मिली जिसकी फ्रीक्वेंसी लगातार इंटेंसिटी लगातार इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो इस तरह से ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीट्स। तो चलिए अब हम समझते हैं बेटा कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स। बीट के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, कब हमें बीट सुनाई देती है? देखिए बेटा, जस्ट हम कोई साउंड को जब हम सुनते हैं तो वो हमारे ब्रेन में नियरली 0.1 सेकंड तक रहती है, नियर अबाउट 0.1 सेकंड तक रहती है। क्लियर है? इसीलिए हम जो है केवल उन्हीं साउंड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर उनके बीच का टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड से ज्यादा का हो। क्लियर है बेटा? देखिए, हमने एक साउंड सुनी, उनके बीच वो हमारे ब्रेन में कितने टाइम तक रही? 0.1 सेकंड तक। तो अगर दो साउंड हैं, हमें उनको अलग अलग से डिफरेंशिएट करना है, तो वो डिफरेंशिएट हम तभी कर पाएंगे अगर उनके बीच का टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? 0.1 सेकंड से। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है? तो यानी कि बेटा टाइम कितना बताया मैंने? 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। तो टाइम 1 बाय 0.1 करो तो फ्रीक्वेंसी आएगी 10 हर्ट्ज। या तो टाइम 0.1 सेकंड से ज्यादा हो, या यूं कहें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम हो। जो दोनों वेव हमने प्रोड्यूस की हैं उनके बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से क्या होना चाहिए? कम। 10 हर्ट्ज से कम या टाइम 0.1 सेकंड से ज्यादा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो हम बीट्स को ऑब्जर्व
कर पाएंगे, अदरवाइज हम बीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो देखिए बेटा, अब हम समझते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। तो कंसीडर कीजिए हमारे पास दो वेव हैं जिनका एम्पलीट्यूड तो सेम है ए, क्लियर, लेकिन फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज ν1 एंड ν2। क्लियर? तो दीज वेव्स आर रिप्रेजेंटेड एज, मान लीजिए फर्स्ट वेव है y1 a sin ω1 t, y2 क्या है a sin ω2 t। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, इस यहां भी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो रिजल्टेंट वेव है या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, इन दोनों का सम, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो दोनों में a कॉमन है, बाहर निकाला, तो साइन 2 पाई ν1 t साइन 2 पाई ν2 t, ये हमने एज इट इज, ये इसको हमने a मान लिया, इसको b, तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a प्लस b डिवाइड बाय 2, फिर कोस a माइनस b अपॉन 2। क्लियर है? अब यहां पर देखिए ये प्लस ये दोनों में 2 पाई t कॉमन है, तो 2 पाई t तो बाहर, अंदर बच गया ν1 प्लस ν2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम 2 पाई और t, ये तो कॉमन है 2 पाई और t, तो ν1 माइनस ν2, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया बेटा इसका फॉर्मूला। क्लियर? चलिए अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखिए बेटा, जो ये टर्म है साइन 2 पाई ν1 प्लस ν2 इंटू टी डिवाइड बाय 2, इसको हमने अलग रख लिया, और बाकी जो टर्म है 2a कोस और ये टर्म जो भी है इसको हमने अलग रख लिया। क्लियर है? तो देखिए बेटा, जो साइन वाली टर्म तो एज इट इज, बाकी टर्म को मैंने नाम दिया a डैश। क्लियर है? ये a डैश क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है। a डैश को हमने क्या नाम दिया, एम्पलीट्यूड, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, 2a कोस 2 पाई ν1 माइनस ν2 t अपॉन 2। ये तो है एम्पलीट्यूड, और ये कंप्लीट, ये क्या हो गई हमारी, एक सिंपल हार्मोनिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ν1 प्लस ν2 डिवाइड बाय 2। मतलब कि उन दो वेव के y1 और y2 के मिलने से जो नई वेव बनी है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ν1 प्लस ν2 डिवाइड बाय 2, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? और ये क्या है, उसका एम्पलीट्यूड। अब अच्छा देखिए जरा, एक सिंपली आगे डिस्कस कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब कोस की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर हो, ठीक है, और कोस की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब आती है, जब ये थीटा n पाई के बराबर हो, और n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से हमने टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करी। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम के लिए कोस थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और कोस थीटा 0 तब होता है जब थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इधर बच गया ये पाई, ν1 माइनस ν2 t। क्लियर? ये वैल्यू किसके बराबर, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n की वैल्यू ये रही। तो यहां से सिंप्लीफाई करके हमने t की वैल्यू ये निकाल ली। क्लियर है बेटा? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा ये भी हम समझ चुके हैं। तो चलिए अब लास्ट में हम समझ लेते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स। बीट्स की कुछ एप्लीकेशन, कहां पर इसकी एप्लीकेशन है। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, दो एप्लीकेशन मेनली हम यहां पर डिस्कस करेंगे, वैसे बहुत से एप्लीकेशन है, हम यहां पर अभी दो को ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए यूज किया जाता है बीट्स का। देखिए म्यूजिशियन क्या करते हैं बेटा, बीट्स फिनोमिना को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, फॉर ट्यूनिंग द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, मान लीजिए सितार है, फ्लूट है, ठीक है, हारमोनियम है, इन सभी और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए, इनकी ट्यूनिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बीट फिनोमिना का यूज किया जाता है। क्लियर है? देखिए कैसे,
जब ये इंस्ट्रूमेंट को हम प्ले करेंगे एक साथ, इन सभी इंस्ट्रूमेंट को हमने एक साथ प्ले किया तो क्या करेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ द बीट, मान लीजिए बीट्स प्रोड्यूस हुई, इन सभी को हमने एक साथ प्ले किया इन सभी को, तो उससे क्या हो गया, बीट प्रोड्यूस हुई। अगर बीट प्रोड्यूस हो रही है यानी कि वो सेम ट्यून में नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं है, वो क्लियर है। अगर बीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो सेम ट्यूनिंग में नहीं है, सेम ट्यूनिंग में नहीं है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए उनको हम क्या करेंगे, दे आर एडजस्टेड, उनको एडजस्टमेंट करेंगे, ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे। कब तक करेंगे एडजस्टमेंट, जब तक कि उनके बीच की बीट्स डिसअपीयर नहीं हो जाती, क्लियर है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इनके जो बीट प्रोड्यूस हो रही है वो खत्म हो जाए। अगर बीट खत्म हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर बेटा वो सेम फ्रीक्वेंसी में आ गए, उन सभी की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, तब उनकी बीट भी खत्म हो जाएगी। और बीट खत्म हो गई तो इसका मतलब बेटा दे आर इन सेम ट्यून, वो सारे के सारे सेम ट्यून में आ गए, तो हम कहेंगे ट्यूनिंग उनकी हो चुकी है, क्लियर है। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन बीट्स की। तो आइए जब इसकी जरा इसकी सेकंड एप्लीकेशन समझते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी है बेटा डिटेक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस इन माइंस। देखिए माइंस के अंदर काफी कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं, उन गैसों को डिटेक्ट करने के लिए भी हम बीट्स फॉर्मेशन का यूज करते हैं। अब जरा समझिए कैसे। देखिए इस केस में हम दो स्मॉल पाइप्स लेते हैं, क्लियर है, विच आर ब्लोन टूगेदर। एक पाइप में तो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, ठीक है, और दूसरे पाइप में माइन की एयर होती है। माइन से जो एयर आ रही है वो है दूसरे पाइप में, और पहले पाइप में क्या है, एटमॉस्फेयर की एयर। तो जब एयर प्योर होगी, माइन के अंदर अगर हवा प्योर है, तब तो बेटा हमारे पास बीट्स नहीं बनेंगी, क्योंकि माइन वाली पाइप में भी हवा प्योर है, और एयर वाली जो पाइप है, जो बाहर हमने पाइप ली है जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर है, उसमें भी सेम एयर है, प्योर एयर है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी वहां सेम होगी, तो फ्रीक्वेंसी सेम होने से हमें बीट नहीं मिलेगी। देखिए एक पाइप में तो एटमॉस्फेरिक एयर और एक पाइप में माइन एयर, अगर दोनों ही एयर प्योर हो गई, एटमॉस्फेयर की तो प्योर मान के चल रहे हैं हम, माइन वाली भी मान लीजिए प्योर है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो यानी कि हमें बीट नहीं मिलेगी, बीट प्रोड्यूस नहीं होगी वहां पर। लेकिन साउंड जो प्रोड्यूस हुई है बाय बोथ द पाइप्स, दोनों ही पाइप्स ने जो साउंड प्रोड्यूस करी है, दैट हैज सेम फ्रीक्वेंसी। क्यों हुआ यहां पर, देखिए बीट क्यों नहीं मिली, क्योंकि दोनों की ने जो साउंड प्रोड्यूस करी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। और जब माइन की एयर पोल्यूट हो जाएगी, माइन एयर में पोल्यूशन आ गया, मान लीजिए हार्मफुल गैसेस आ गई, when the mine air gets polluted, तब क्या होगा बेटा, then we start hearing beats, तब बीट आ जाएगी। क्यों, देखिए माइन की एयर में पोल्यूशन के पार्टिकल आ गए, या हार्मफुल गैसेस आ गई, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो हम क्या सुनाई देगी, हमें बीट सुनाई देगी, क्लियर है। तो इसी तरह से जो बीट्स फॉर्मेशन का यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस इन माइंस। क्लियर है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो किसी भी टाइम कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।